गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज इंटरमीडिएट लॉ के लिए मैं आरटीपी का पूरा डिस्कशन क्लास देने जा रहा हूँ। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इंटर लॉ आरटीपी डिस्कशन रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये इनिशियल 5-10 मिनट्स थोड़े से क्रूशियल हैं बिकॉज तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ये वीडियो आज की अराउंड 1 to 1.5 आवर्स होगी, वो देखते हैं पढ़ाते पता चल जाएगा। ये आप लोगों का आरटीपी आया आईसीआई की तरफ से, 16 पेजेस का है। मैंने इसको पूरा एकदम डिटेल में तोड़ फोड़ के फॉर्मेट कर दिया, कई जगह मिस्टेक से उसको ठीक कर दिया, आंसर में भी मिस्टेक से उनको चेंज करके पूरा अपनी तरफ से हिंट्स हर जगह डाला है। तो ये नोट्स बहुत ही शानदार है और इस नोट्स का जो लिंक है वो नीचे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये नोट्स डाउनलोड करके मेरे साथ पढ़ सकते हो। अगर नोट्स अभी डाउनलोड नहीं भी किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्ट्रेट अवे वीडियो देखो, पढ़ते जाओ, एकदम सब कुछ समझ में आएगा। और फिर नोट्स का लिंक तो नीचे वो बाद में डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि देखो आरटीपी का एक ही मकसद होता है कि एक बार रिवाइजन हो जाए, बस एक बार। तो आज अगर तुम ये वीडियो ही शांति से एक बार देख लेते हो, पूरा सुन लेते हो, तो 1-1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा आरटीपी का टेंशन खत्म, इंटरमीडिएट लॉ का एकदम फुल खत्म। तुम्हारे दिमाग में जो भी छोटे छोटे अमेंडमेंट को लेकर डाउट्स है वो भी सारे दूर हो जाएंगे। फिर बाद में उसको डाउनलोड करके नोट्स को तुम रख सकते हो। ओके, बहुत मेहनत लगती है नोट्स को बनाने में। आज सवेरे मैंने ये क्या नाम है, लॉ के या आरटीपी के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स का लिंक्स है वो यूट्यूब में ओपन डाला था कि डाउनलोड कर लो। और तुम देखो तब से लेके अभी तक आई हैव बीन वर्किंग ऑन द नोट्स ओनली। मैं और विकास भी, हम लोग दोनों सिर्फ ये नोट्स बना रहे थे, तो बहुत वक्त लगा इसको बनाने में, पर तुमको इसके पढ़ के बहुत फायदा भी होगा। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द अमेंडमेंट्स पोर्शन। अमेंडमेंट्स के ऊपर आई हैव ऑलरेडी टेकन अ क्लास और मैं उसको ना यूट्यूब में डाल भी चुका हूँ, तो आप उसको जाकर यूट्यूब से देख सकते हो। ऑल चैप्टर वाइज अमेंडमेंट भी है, ऑल अमेंडमेंट्स भी है, जिसमें चैप्टर वाइज ब्रेकअप करके पूरा डाला हुआ है। वो नीचे पूरा टाइम के साथ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके नोट्स का लिंक भी वहाँ डाला हुआ है। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, अमेंडमेंट्स को लेके मेरे पास स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि सर कोरोना में जनरल मीटिंग चैप्टर ना, इंटर के लॉ में तो जनरल मीटिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें कोरोना की वजह से बहुत सारे टेम्पोररी अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या वो पढ़ने की नहीं पढ़ने? क्योंकि मैंने वो पढ़ाकर और उसका नोट्स भी यूट्यूब में डाल दिया था, तो बहुत जन का डाउट है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो क्लियर, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको सारे क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखते जाओ। सबसे पहले अनडिजायरेबल नेम्स के ऊपर 3 रूल है, रूल 8, रूल 8A, 8B, हमें तीनों पढ़ना है। स्टडी मैट में तीनों पूरा नहीं डाला हुआ है, पर आरटीपी में इन्होंने बोला है कि आपको तीनों पढ़ना है, तो आपको तीनों पढ़ना है, रूल 8, 8A, 8B। ये सब अमेंडमेंट क्लास में मेरे कवर्ड है, नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा। सेकेंड, स्टूडेंट का डाउट था कि सर प्राइवेट प्लेसमेंट वाली टॉपिक में रूल नंबर 14 पढ़ना है। हाँ, अगर हम रूल नहीं पढ़ेंगे तो वो सेक्शन की नॉलेज तो इनकम्प्लीट है, फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे? अभी आप देखो रिसेंटली क्या हो रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट डिपॉजिट चैप्टर में रूल से भर भर के क्वेश्चन पूछ रही है, सेक्शन से नहीं पूछ रही है, तो रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे ना आपको। डिबेंचर और डिपॉजिट के ऊपर फुल डिस्कशन मेरा डाला हुआ है, अमेंडमेंट्स में लिंक्स वगैरह भी सब हैं, तो वो भी पढ़ना है हम लोगों को। ये नहीं पढ़ना है, 5 नंबर दिख रहा है, ये नहीं पढ़ना है। जनरल मीटिंग चैप्टर में जो अमेंडमेंट्स आए थे ड्यू टू कोरोना, वो हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स आए थे जो मैंने पढ़ाया था, और वो आरटीपी में भी शामिल है, वो पढ़ना है हमें। अच्छा, सीएसआर एक और बड़ी टॉपिक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन नंबर 135, उसके अंदर सब सेक्शन है 6, 7, 8। तो सीएसआर में भी वो जो 3 सबसेक्शंस नए आए हैं ना, ये मैंने पढ़ा दिया था, नोट्स भी बता दिया था कि सबको पता रहे, पर ये अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है और ये आरटीपी में भी नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। सीएसआर के अंदर अनस्पेंड सीएसआर के ऊपर जो 3 छोटे छोटे सबसेक्शंस आए हैं नए, वो नहीं पढ़ना है। पर शेड्यूल 7 ऑन सीएसआर के ऊपर एक शेड्यूल 7 है ना, उसमें जो अमेंडमेंट्स है वो पढ़ने हैं। तो आप देख लो, 2 अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने बताया था, पढ़ाया भी था, पर वो नहीं पढ़ना है। एक तो जनरल मीटिंग में जो कोरोना की वजह से अमेंडमेंट्स आए वो, और दूसरे सीएसआर में जो नए अमेंडमेंट्स थे वो नोटिफाई नहीं हुए और वो भी नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है हमें। अच्छा, ये है इंटर लॉ रिवीजन स्ट्रैटेजी। मैंने सीए इंटर लॉ और सीएमए इंटर लॉ का पूरा रिवीजन स्ट्रैटेजी डिटेल में बनाकर डिस्कस करके यूट्यूब में डाल दिया था, नोट्स के साथ, वो सब लिखा हुआ है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही सुंदर वर्कबुक निकाला था, उसका भी लिंक मेरे नोट्स में वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी में रिवीजन वीडियो में जाओगे, वर्कबुक का लिंक भी डाला हुआ है अलग से, तो वो अभी सीएमए की साइट में नहीं मिलेगा, पर मैंने डाल दिया है, वो आपको मिल जाएगा। सीए इंस्टीट्यूट ने भी बहुत ही अच्छा एक क्विक रेफरेंसर निकाला था रिवीजन के लिए। क्विक रेफरेंसर में ये भी था, क्या नाम है, पेनल्टी चार्ट, तो उसका लिंक्स वगैरह भी मैंने डिस्कस किया था। तो ऑल दैट इज डन, तो ये बहुत ही अच्छा पोर्शन है।
अच्छा, एक बार मैं आपको ये वेटेज एनालिसिस भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सीए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस निकाल रखा है। ये वेटेज एनालिसिस को मैंने डिस्कस किया था अपने रिवीजन स्ट्रेटजी में। आई विल शो इट टू यू। ये देखो, ये रिवीजन स्ट्रेटजी के नोट्स है मेरे, सब डाला हुआ है यूट्यूब में, ठीक है। इसमें ये वेटेज एनालिसिस भी है चैप्टर वाइज, ओके। तो ये आज दिखाने का पर्पस इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था कि सर 2 चैप्टर बहुत हार्ड हैं, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस। आप लोगों के अदर लॉज में 4 चैप्टर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, नेगो, इंटरप्रिटेशन और जनरल क्लॉजेस। तो ये जो लास्ट के 2 चैप्टर बहुत हार्ड लगते हैं, तो सर ये छोड़ दें क्या, 10 ही मार्क का तो आता है? नहीं सर, ये 10 मार्क का नहीं आता है, ये कम से कम भी 17 से 18 मार्क का आता है। आप इसको छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना, समझ में आएगा आराम से। मैंने पढ़ाया, पूरे डिटेल में खोल के पढ़ाया अच्छे से, तो ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, फुल समझ में आएगा, एकदम बारीकी से पढ़े हम लोग, ठीक है। तो वो बिल्कुल वेटेज है उसका 17-18 मार्क का। आप देखो, इंस्टीट्यूट ने बोला है ईच चैप्टर से 15 से 25% का वेटेज है। एंड आई कैन शो यू ऑल्सो, नवंबर 19 का मेरा पेपर डिस्कशन पूरा डाला हुआ है यूट्यूब में, नवंबर 2019 जो पिछला एग्जाम था, और उसमें पेपर डिस्कशन में आप देखो, ये सिर्फ 70 मार्क का है। इस 70 मार्क में 4 ग्रीन कलर देख रहे हो, 2 क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन पे थे, 2 जनरल क्लॉजेस पे थे, मिलाकर 14 मार्क्स। और 14 मार्क्स प्लस एमसीक्यू भी तो आएगा, जो एमसीक्यू है अपना 30 मार्क्स का, उसमें भी 3 या 4 मार्क के एमसीक्यू थे। तो 17-18 मार्क का आता है इन 2 चैप्टर से। तो अगर आप इसको छोड़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। प्लीज डोंट लीव एनीथिंग। माय एंटायर फिलोसफी ऑफ टीचिंग हैज ऑलवेज बीन टू कवर 100% इन डिटेल। तो अगर अपने कवर कर रहे हैं तो फायदा जरूर होगा, तो वो बिल्कुल पढ़ना है अपने को, एकदम गलती से भी छोड़ने की ऐसी जहमत मत करना, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे डाउट्स वगैरह थे स्टूडेंट्स के, मैंने डिस्कस कर दिए। अब हम लोग आरटीपी में जाएंगे। रिवीजन टेस्ट पेपर में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अमेंडमेंट और एक क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं, इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। May 20 का जो आरटीपी था उसमें भी था और नवंबर 20 में भी है। May 20 की आरटीपी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये नवंबर 20 का जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में क्या होता है, एक कहानी देते हैं ये लोग इस तरह से, ये देख रहे हो, एक लंबी सी कहानी है, फिर कहानी के बाद 5 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो इन्होंने 2 सैंपल दिए हैं, एक और है, ये देखो, ये सेकंड कहानी है। इस सेकंड कहानी में भी वही कहानी के बाद 5 एमसीक्यू और फिर लूज एमसीक्यूज हैं कुछ अलग से, और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो जाएगा, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तुम अगर, अरे ये नोट्स तो मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है, ठीक है, वो तुम बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल यही मकसद रखो कि 1-1.5 घंटे तक कुछ भी नहीं करना, शांति से बैठ के खाली वीडियो को देखना है, सुनना, समझना है, क्योंकि समझाने का काम मेरा है। I will make you understand each and everything. You will not have any conceptual doubt in any of the topics. पूरा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, फुल डिटेल में समझ में आएगा, एकदम मैं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, ये मत सोचो कि नहीं बाद में कर लेंगे, अभी हो गया ना, ये डिस्कशन कर रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, तो संग संग ही कर लो। नोट्स नीचे डाले, वो जब मन चाहे डाउनलोड करके घर में देखते रहना, मत देखना, बिकॉज आरटीपी इज ओनली फॉर वन टाइम, मतलब एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ने की चीज़ होती है आरटीपी, एक ही बार पढ़ना होता है आरटीपी को। तो अभी मेरे साथ अभी पढ़ लो एक बार, बात खत्म, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये कहानी क्या है सुनो। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर BR मोहंती। 20 साल पहले इन्होंने 2 अलग अलग कंपनियां खोली थी। एक कंपनी का नाम था वेलमाउंट लिमिटेड, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, और दूसरी कंपनी थी टेक्स माउंट लिमिटेड, ये एक टेक्सटाइल कंपनी थी। तो इन्होंने 2 कंपनियां चालू की, एक फार्मा कंपनी और एक टेक्सटाइल कंपनी। दोनों कंपनी 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी, बहुत शानदार इनका बिजनेस ग्रोथ रहा है, और दोनों के दोनों आज के दिन लिस्टेड हैं, ठीक है। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये लिस्टेड है ना, ये काम आएगा, क्योंकि आपको पता होता है कि लिस्टेड कंपनी में रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होता है, ठीक है। अब ये वाला जो आप पहला पैराग्राफ देख रहे हो, इतना बड़ा सारा ये पैराग्राफ, दिस इज ऑन टेक्सटाइल बिजनेस की, जो टेक्सटाइल वाली कंपनी है उसके ऊपर इन्होंने कुछ डेटा दिया है और कुछ सवाल हैं। और फिर नीचे वाला जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, लास्ट पैराग्राफ, दैट इज ऑन फार्मा बिजनेस वेलमाउंट, उसके ऊपर भी कुछ डेटा है और कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं पहले से बताते चलूँगा, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टेक्सटाइल बिजनेस में क्या हुआ है कि इनको लॉस हुआ है करंट ईयर में, ठीक है, इनके करंट ईयर में लॉस है, करंट ईयर में लॉस है, बट दे स्टिल वांट टू पे डिविडेंड। इनके करंट ईयर में लॉस है बट फिर भी ये डिविडेंड देना चाहते हैं। तो करंट ईयर में लॉस होने के बावजूद भी अगर आप डिविडेंड देना चाहते हो तो आप रिजर्व से निकाल के दे सकते हो।
अगर आप रिजर्व से डिविडेंड निकाल के दोगे तो आप कितने साल तक का दे सकते हो? लास्ट 3 ईयर्स, जिसको हम कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज। तो ये कंपनी करंट ईयर में लॉस होने के बावजूद भी रिजर्व से निकाल के डिविडेंड दे सकती है, बिल्कुल 3 साल का एवरेज। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हम लोगों को 5 साल का डेटा दे दिया है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को याद नहीं रहता तो वो 5 साल का एवरेज निकाल देगा। एक रहता है ना कि मैथ्स में हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि मैथ्स में क्वेश्चन में जितना भी नंबर्स और डेटा दिया है एवरीथिंग हैज़ टू बी यूज्ड। हालांकि ऐसा नहीं होता। कई बार हम लोग देखते हैं अकाउंट्स कॉस्ट के क्वेश्चंस में भी वो लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डेटा डाल देते हैं हमको बहकाने के लिए। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, वी डोंट नीड 5 ईयर्स, वी जस्ट नीड 3 ईयर्स का एवरेज। ठीक है, तो 3 ईयर्स का एवरेज कम्स टू 5%। तो ये 5% तक डिविडेंड बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक डिस्कशन करना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनो। डिविडेंड के 3 केसेस मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, 3 केसेस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड इफ लॉस इन करेंट ईयर, ये एक केस है। दूसरा है डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, ये एक केस है। और एक केस है डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। इसका मतलब आपके पहले का प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट में ही पड़ा हुआ है ना, पुराने प्रॉफिट्स जो आपके पीएल अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो आपने रिजर्व में नहीं डाला, वो इसका मतलब है। मिडिल वाले का मतलब है जनरल रिजर्व से निकाल के दे रहे हो। और इंटरिम डिविडेंड तो ठीक है। इन 2 केसेस में क्लियर कट होता है कि आप जो डिविडेंड देना चाहते हो मैक्सिमम रेट विल बी एवरेज ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ये नियम होता है। इन 2 केस में अगर करंट ईयर में लॉस है फिर भी आप इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हो, या आप अपने जनरल रिजर्व से निकाल के डिविडेंड देना चाहते हो, तो आपका मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा वो लास्ट 3 साल का एवरेज रेट ही रहेगा। परंतु अगर आप अपने पीएल अकाउंट से, मतलब आपके पीएल अकाउंट तो बैलेंस शीट में चलता हुआ रहता है, उसमें पहले का पड़ा हुआ प्रॉफिट्स है, अगर आप उससे निकाल कर डिविडेंड देना चाहते हो बावजूद उसके करंट ईयर में लॉस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे सकते हो। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रेट ऑफ डिविडेंड। ये पहला क्वेश्चन है और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को घर में डाउट आएगा। मैं अभी इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में अलग अलग पूछोगे, टाइम वेस्ट होगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं पहले से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सेट करने वाले ने एक मिस्टेक कर दी, इसीलिए वो मिस्टेक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्वेश्चन में बोला कि दे वांट टू पे फाइनल डिविडेंड, मतलब इंटरिम डिविडेंड नहीं है, तो ये वाला केस नहीं है, पहला वाला केस नहीं है, फाइनल डिविडेंड है। फिर क्वेश्चन में बोला कि डिविडेंड देना चाहते हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, रिजर्व से नहीं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से। तो भैया आप तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से दे रहे हो, रिजर्व से तो दे नहीं रहे हो, तो उस केस में तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेट ऑफ डिविडेंड। तब तो आपको जितना देना है तो आपको लास्ट 3 साल का एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, ये होना चाहिए। पर इन लोगों ने एक गलती कर दी, एमसीक्यू में गलत आंसर डाल दिया। एमसीक्यू में सही आंसर है ही नहीं। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं ना, चारों ऑप्शन ही गलत हैं। चारों में से कोई भी एक ऑप्शन में ये नहीं लिखा कि जितना डिविडेंड देना है उतना दो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक भी नहीं। 4 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन में इन्होंने बोल दिया नहीं दे सकते डिविडेंड, विच इज रॉन्ग। 3 ऑप्शन में बोला कि डिविडेंड दे सकते हैं 9%, 5%, 6.8%, इस तरह से। तो दे हैव नॉट मेंशन्ड द राइट आंसर इन एनी ऑफ द 4 ऑप्शंस, बिकॉज ऑफ विच आई वाज फोर्स्ड कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में एक चेंज किया, मैंने लिख दिया कि रिजर्व से देना चाहते हैं, तब इनका आंसर मैच कर जाएगा। आओ देखो, ये रहा, ये टेक्सटाइल कंपनी में लॉस हुआ है ना, इन्होंने बोला है कि करेंट ईयर में बॉटम लाइन इज रेड, बॉटम लाइन रेड, ये भाषा देख रहे हो, इसका मतलब होता है लॉस। बॉटम लाइन मतलब होता है रिजल्ट्स, लॉस। ठीक है, अब ये देखो इधर, प्लीज रीड दिस लाइन, जो अंडरलाइन किया हुआ है। द मैनेजमेंट एट TML डिसाइडेड टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। बस आप ओरिजिनल RTP निकाल के देखो, उसमें इतना ही लिखा हुआ है। ये रेड में जो लिखा हुआ है ना, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये मैंने डाला है, नहीं तो इनका आंसर ही मैच नहीं करेगा, कोई उपाय नहीं है, सही आंसर ही नहीं है। क्योंकि अगर इनकी मानूं, खाली सपोज मैं लाल वाला काट देता हूं, जाओ काट दिया, जाओ,
तब इन्होंने क्या बोला, डिविडेंड आपको देना आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में इफ यू वांट टू पे प्रॉफिट डिविडेंड यू कैन पे इट आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स और पास्ट ईयर प्रॉफिट्स और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो सही है, ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं ऐसा। ये रहा सवाल, सवाल में 4 ऑप्शन हमें डाले हुए हैं, ये रहे 4 ऑप्शन, चारों में एक भी ऑप्शन में ये नहीं बोला कि दे कैन पे डिविडेंड एनी रेट। इनका आंसर वही है जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, कि दे कैन पे ओनली 5% विच इज बेसिकली लास्ट 3 साल का एवरेज। तो एक्चुअली इन्होंने गलत सेट किया, तो मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड कर दिया, रेड कलर में आप देखो, एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब इसका ये कि पहले के सालों में जो प्रॉफिट कमाए जिसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, उस जनरल रिजर्व से निकाल के आप डिविडेंड देना चाहते हो। तो सर जी जब आप जनरल रिजर्व से निकाल के देना चाहते हो तो आपको 3 साल का एवरेज लेना पड़ेगा विच कम्स टू 5%। ये रहा 3 years एवरेज। तो ये साफ तौर पे इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है। आज अगर देखो, मुझे गुस्सा तब आता है ना जब मैं सारा लॉजिक वगैरह सब समझा देता हूँ, फिर भी स्टूडेंट अगर गलत चीज़ को जस्टिफाई करे। तुम मेरे से ज़बरदस्ती तो जस्टिफाई नहीं करवा सकते कि सर 2 + 2 = 7, 2 + 2 4 है, वो वही रहेगा। यू कैन नॉट गेट इट जस्टिफाइड। तो गलत है तो गलत है, मैं समझा तो रही हूँ क्या लॉजिक है। तो इसमें भी कोई स्टूडेंट अगर बहस करे कि नहीं ये तो ऐसे सही है, तो आपको जो समझ में आता है आप करो, फिर आप मेरे से बहस क्यों करने आ रहे हो? मैं तो आपको लॉजिक सारा बता ही रहा हूँ। अब जो बेचारे जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं सर आपके लॉजिक के साथ हम एग्री करते हैं सब ओके, पर सर हमको एग्जाम में क्या पता चलेगा कि इन्होंने गलत क्वेश्चन सेट कर दिया, हम तो उसी के हिसाब से टिक करके आएंगे। तो देखो तुम्हारे लिए एक बात है कि अगर तुम इनके सेट किए हुए पे जाओ तब उस हिसाब से तो पास्ट ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड देना है, तो नो रिस्ट्रिक्शन। डू यू हैव एनी ऑप्शन? है ऐसा कोई ऑप्शन जहां लिखा हो कि आप जितना डिविडेंड देना है दे दो? है ही नहीं। पहला ऑप्शन कांट पे, दूसरा में बोला कैन पे, 9, 5, 6.5, 6.8। तो इन्होंने तो आपके जो सही आंसर वैसा ऑप्शन नहीं दिया। तब आप खुद समझ जाओगे कि एग्जाम हॉल में कि यार ये तो गलती हुई है, इन्होंने सही ऑप्शन डाला नहीं है। तो मतलब ये वही चाहते हैं हमसे बेसिकली कि रिजर्व से देना है 3 साल का एवरेज। तो तुम भी वही अजम्पशन लोगे जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये 6.8% बेसिकली 5 years का एवरेज होता है, ये भी इन्होंने डाला बहकाने के लिए। तो ये तो गलत आंसर है। आंसर इज वही 5% लास्ट 3 years का एवरेज। मैंने हर MCQ में रेड कलर में अपना नोट डाल दिया, दिस इज टीचर्स नोट, मतलब मेरा नोट है ये, क्योंकि स्टूडेंट को डाउट रहेगा ना कि भैया MCQ आंसर सर आप कैसे लेके आए। तो ये मैंने ये भी तुम्हारे लिए लिख के दे दिया। नोट्स बनाने में ऐसी मेहनत थोड़ा लगा है, कितने घंटे से बैठ के सुबह से नोट्स बनाए जा रहे हैं, मैं विकास जी दोनों मिलके। तो इतना टाइम इसी लगा है बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स, एक एक चीज एक्सप्लेन्ड है, कहीं कोई दिक्कत डाउट नहीं आए। 1-1.5 घंटा मेरे को सुनो, खत्म करो लॉ का RTP, ठीक है। ये था पहला पॉइंट डिविडेंड को लेकर। अब मैं और एक चीज तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इसी में ध्यान से सुनना। टेक्सटाइल वाली कंपनी में लॉस हो गया फिर भी वो डिविडेंड देना चाहते हैं, तो एक क्वेश्चन उस पर था। दूसरा है कि इस टेक्सटाइल वाली कंपनी में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से चिट्ठी आया है एंड दे आर आस्किंग फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स। बोलते हैं कि आपके यहाँ पे ना गड़बड़ हो रहा है, शायद फ्रॉड हो रहा है, लास्ट 10 साल का हमको सारा डॉक्यूमेंट्स भेजिए। तो कंपनी बोलती है कि हमारे पास तो 8 साल का ही है, तो हम आपको 8 साल का भेज पाएंगे क्योंकि हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि 8 साल तक रखना है। पहली बात तो मैं बोलूंगा आपके आर्टिकल से कोई मतलब है नहीं। सेक्शन नंबर 128 बोलता है कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल तक रखने चाहिए, तो इसीलिए 8 साल तक रखने चाहिए, जो कि बिल्कुल वाजिब है। तो आपके आर्टिकल्स और सेक्शन में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आर्टिकल्स भी 8 साल बोल रहा है, सेक्शन भी 8 साल, और 8 साल सही है। तो एक्चुअली आपने 8 साल का मेंटेन किया, आप 10 साल का नहीं दे पाओगे, आपको 8 ही साल का देना है। यू आर राइट, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला कि ठीक है 8 साल का दे रहे हो तो भैया 8 साल का सारा वाउचर वगैरह भी दो। व्हाट इज वाउचर? कंपनी में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है कंप्यूटर के अंदर, एंट्री मारते हो तो एंट्री सपोर्टेड बाय अ वाउचर, दैट कैन बी एन इनवॉइस, दैट कैन बी अ चालान, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दैट्स कॉल्ड वाउचर। तो वाउचर्स भी तो आपको रखने चाहिए थे ना, आपने वाउचर नहीं रखे, तो वो मिस्टेक है, वो गलती है। कंपनी बोली कि हमारे पास वाउचर नहीं है, तो सर वो गलती है, वहां फंस गए। 8 साल का दे रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप वाउचर नहीं दे पा रहे, यहां फंस गए। बिकॉज सेक्शन 128 में बोला हुआ है कि आपको 3 चीजें रखनी पड़ती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स जिसमें वाउचर आता है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यू हैव केप्ट द बुक्स फॉर 8 years बट नॉट केप्ट द वाउचर्स, तो आपने वायलेशन कर डाला कानून का। इस पर भी एक सवाल है, आओ देखते हैं। ये रहा,
इन केस ऑफ TML टेक्सटाइल कंपनी मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पूछ रहा है कि चार में से कौन सा सही है बता दो, तो हम लोग ये थर्ड वाला बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे इन्होंने कानून तो तोड़ा है, बिकॉज 8 साल का भले ही रखा हो पर आपने वाउचर नहीं रखा है, विच इज अ प्रॉब्लम। ये देखो मैंने नीचे अपना टीचर्स नोट भी डाला है, आपको सेक्शन 128 के अनुसार बुक्स रखने पड़ते हैं, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स, जिसमें वाउचर आएगा वो भी रखना पड़ता है, FS भी रखना पड़ता है। तो अगर आपने वाउचर नहीं रखा तो दैट्स अ वायलेशन। तो क्लियर कट यहाँ पर वायलेशन हुआ है। तो अभी आपने देखा टेक्सटाइल वाली कंपनी जो खोली मोहंती जी ने, उसके ऊपर 2 कहानी डाली और 2 MCQ। अब दूसरी जो इनकी कंपनी वो है फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये रही। अब ये वाला जो पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हो, दिस इज ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को लेके भी कुछ डेटा दिया है वगैरह, क्वेश्चन पूछे, लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं रीड नहीं मार रहा हूँ, मेरा बहुत पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको पूरा पढ़ के चार्ट रखा हूँ, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ, रीड मारूंगा तो बोरिंग हो जाएगा। बोला कोरोना की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत भयंकर ग्रोथ हुआ है, विच इज ऑब्वियस, भयंकर बिजनेस ग्रो किया है, तो इनको हैवी प्रॉफिट है और ये लोग डिविडेंड देना चाहते हैं। ग्रेट, आपको तो कोई बंदिश है ही नहीं, आपको जितना डिविडेंड देना है आप दो। एक प्रॉब्लम है, बोला कि ये लोग डिविडेंड तो देना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू रिजर्व विदाउट ट्रांसफरिंग एनी परसेंटेज टू रिजर्व। तो चलेगा, बिकॉज सेक्शन 123 में क्लियर बोला है कि रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है नहीं करना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छा पे निर्भर करता है, तो अगर वो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये रहा, फिर से यही कि बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। चौथा वाला सही है, दे कैन डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट ट्रांसफरिंग एनीथिंग टू रिजर्व, बिकॉज सेक्शन में बोला हुआ है कि रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये एक था। अच्छा, डिविडेंड को लेके और भी एक ज्ञान है, वो भी मैं बताऊंगा। इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कब किया? 15 जून। आपको पता होगा कि 15 जून को अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए। तो 15 जून से अगर आप 30 दिन कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू 14 जुलाई। 14 जुलाई जो है ये 30th डे आएगा, 30वां दिन। 15 जून से इफ यू स्टार्ट काउंटिंग 14 जुलाई विल कम आउट टू बी द 30th डे। तो नियम क्या होता है कि 30 दिन में डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, और अगर 30 दिन में डिविडेंड पे नहीं होता तो जो भी डिविडेंड का अमाउंट वापस आ गया तो वो एक 7 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ऊडा अकाउंट, ऊडा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, 7 दिन। तो 14 जुलाई से अगर आप 7 दिन निकालोगे तो कितना आएगा? 21 जुलाई। तो आपको 21 जुलाई तक अनपेड डिविडेंड में डालना था। इन्होंने एक दिन पहले ही 20 जुलाई को ही वो जितना भी डिविडेंड का पैसा अनपेड रह गया उल्टा वापस आ गया, वो 20 जुलाई को ही डाल दिया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। तो सही किया, गुड। फिर से वही बताइए कौन सी बातें सही है। तो ये सही है, WML doesn't violate the law because an unpaid dividend transferred to UDA account prior to 21st जुलाई। तो एकदम सही है ये भी। बस अब एक आखिरी क्वेश्चन, इन्होंने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया था जिसका नाम है देव, CA देव। CA देव एक इंडिविजुअल ऑडिटर है, ये देखो क्लियर बोला हुआ है, इंडिविजुअल ऑडिटर है। और तुम जानते हो ये फार्मा कंपनी और टेक्सटाइल कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी में जो ऑडिटर्स होते हैं उनके ऊपर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट लगता है उनके ऊपर, करेक्ट है ना, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अच्छा, इंडिविजुअल ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड इन अ लिस्टेड कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, पर फिर 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड होगा, करेक्ट है। और अगर फर्म या LLP होता तब 5 ईयर्स का 2 टर्म होता है एंड देन 1 कूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मिस्टर देव तो इंडिविजुअल बंदा है, तो इसका तो 5 साल का एक टर्म होगा, फिर उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड होगा। तो इसको बंदे को आपने 17वें AGM में लगाया था कंपनी में, 17वें AGM में। तो 5 साल बाद यानी 22nd AGM में ये हट जाएगा और फिर 5 साल तक इस पे बैन रहेगा। तो फिर ये वापस अगर कम बैक करेगा तो 5 साल बाद यानी कि 27वें AGM में आएगा उल्टा। ये सोच के देखो, 17th AGM में ही हैज बीन अपॉइंटेड, he will be there for 5 years till 22nd AGM, उसमें vacate the office, फिर 5 years का cooling period till 27th AGM, तो he can come back again in 27th AGM। तो हमसे उसको लिए क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कब वेकेट करेगा और कब वापस आ सकता है। तो वेकेट करेगा 5 साल बाद 22nd AGM में, एंड कम बैक करेगा 5 साल उसके बाद 27
7th AGM में। All these answers have also been explained in the note। रेड लाइन में जो नोट लिखा उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन डाला है। अच्छा, मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQ लगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन्होंने दो कहानियाँ डाली, दो अलग अलग कंपनी की लंबा करने के लिए। फिर पहले वाले कंपनी पे दो सवाल क्रिएट कर दिए, एक अकाउंट्स को और एक डिविडेंड को लेके, और दूसरे वाले कंपनी पे दो डिविडेंड के क्वेश्चन डाल दिए, और ये एक डाल दिया ऑडिटर का क्वेश्चन। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन डिसाइड किए और उसको फिर उठा के मिक्स कर करा के एक लंबी सी कहानी बना दी। तो इट वॉज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट को अपना माथा शांत रख के एक बार मैं तुमको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। अभी ये पहला डिस्कस किया ना, एक और तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, जब भी आपके सामने इस तरह का कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन आए, ये मेरे टीचर लोग भी कहा करते थे जब हम लोग स्कूल में थे, यू नो इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में देयर यूज्ड टू ऑलवेज बी अ कॉम्प्रिहेंशन, कि बेहतर होता है कि फर्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर स्टोरी पढ़ो। क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, सपोज अपने नीचे आके क्वेश्चन पहले पढ़ लेते फटाफट एक बार ब्रिस्क रीडिंग, तो हम लोग को एक आइडिया हो जाता कि क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता कि जब तुम स्टोरी पढ़ोगे तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी सबकॉन्शियसली अलर्ट है कि नीचे क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और जब तुम स्टोरी पढ़ोगे तो योर माइंड विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में डेटा बहुत भारी होता है, जिसपे और हार्ड क्वेश्चन भी सेट हो सकते थे, पर वो उन्होंने पूछे नहीं, तो हमको दिमाग लगाना नहीं है, हमको सिर्फ कहानी से उतना ही दिमाग लगाना है जितना क्वेश्चन पूछा है। तो बेटर यू फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, देन यू गो थ्रू द स्टोरी, इट विल बी ईजी। अब सेकंड वाला जो मैं इंटीग्रेटेड केस तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, उसमें हम लोग यही स्ट्रैटेजी फॉलो करने जा रहे हैं, करेक्ट? तो ये सेकंड केस स्टडी इंटीग्रेटेड, ओके। लंबी कहानी है, मैंने इसको बहुत अच्छे से अंदर में तोड़ फोड़ के ठीक किया है। तुम लोग को अगर किसी को भी अगर मेहनत पे डाउट है, ऐसा कहना, तो मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल RTP आज भी इसके CA इंस्टीट्यूट के साइट पर है, जाके डाउनलोड करना, उठा के पढ़ना एक बार उससे, तब पता चलेगा। और फिर आके यहाँ पे देखना तो तुमको रियलाइज होगा कि अंदर में मैंने कितने चेंजेस किए हैं, ठीक है? तो कमिंग टू दिस स्टोरी बाद में, एज आई सेड, पहले फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, तब पता चलेगा ना किसके ऊपर है। ये पहला सवाल आया, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ विजय एंड शंकर एज नॉमिनी ऑफ कासा हैंगआउट OPC। ओके, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन OPC के ऊपर बेस करके है, तो एक हिंट मिल गया। अगला सवाल, शंकर विशेष टू विदड्रॉ इज कंसेंट एज नॉमिनी, फिर से वही OPC के ऊपर सवाल है। फिर विद रेफरेंस टू लीगल पोजीशन ऑफ विजय, बताओ, ये भी वही नॉमिनी OPC को लेकर ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया OPC, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो अकाउंट्स चैप्टर में होता है ना, हम लोग के सिलेबस में एक अकाउंट्स चैप्टर है, यू रिमेंबर, सेक्शन नंबर 128 से लेकर 138, ये उसके ऊपर है। फिर ये आखिरी वाला, ये भी OPC के ऊपर है कि वो NBFC टाइप का काम करना चाहता है, जो कि नहीं कर सकता। तो ये 5 क्वेश्चन को देख के ये एहसास होता है कि अच्छा, ये क्वेश्चन भारी भरकम OPC के ऊपर बेस करके। तो ये रही आपके सामने लंबी चौड़ी स्टोरी। इस कहानी के अंदर बहुत सारे किरदार आएंगे। एक बाप आएगा जिसका नाम है पुरुषोत्तम प्रसाद, एकदम बाप टाइप का ही नाम है, ठीक है? तो एक तो बाप आएगा, इस बाप के पुरुषोत्तम प्रसाद जी के 2 बेटे हैं, एक का नाम है विजय, दूसरे का नाम है शंकर। विजय जो है वो छोटा बेटा है और शंकर जो है वो बड़ा बेटा है, ठीक है? तो बाप एंड 2 बेटास, बाप का नाम मिस्टर प्रसाद, बेटों का नाम विजय छोटा बेटा है, शंकर बड़ा बेटा है, ठीक है? इस कहानी में दोस्त भी आएंगे, फ्रेंड 1, चिन्मय दास बाप का वो दोस्त है, बाप का दोस्त मतलब पुरुषोत्तम प्रसाद का दोस्त है ये वो दोस्त है जो आइडिया देता है कि तुमको अगर धंधा करना है प्रोप्राइटरशिप जैसा, तो एक काम करो OPC खोल लो, ग्रेट। दूसरा एक दोस्त और आएगा आनंद, बाप ने अपने ही एक दोस्त को OPC के अंदर डायरेक्टर बना दिया, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। OPC के अंदर मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए पर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर मिनिमम, मैक्सिमम 15, और डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो अपने दोस्त को भी डायरेक्टर तो बना ही सकते हैं, तो डायरेक्टर बना दिया अपने दोस्त को जिसका नाम है आनंद, ये फ्रेंड है, ठीक है? बाप 2 बेटे एंड 2 फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का यहाँ उतना बड़ा रोल नहीं है, ज़्यादा लंबी कहानी जो है बाप बेटों को लेकर ही है, ओके। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दिस कहानी, मैं तुमको और एक दो चीज़ बताता हूँ। OPC एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है, OPC एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर होता है,
और बैकअप के लिए, परपेचुअल सक्सेशन के लिए एक नॉमिनी होता है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में नॉमिनी नहीं होते क्योंकि वहाँ पे मोर देन वन मेंबर ऑलरेडी होते हैं, पर ओपीसी में एक ही मेंबर होता है और वो मर गया तो ओपीसी अनाथ, इसीलिए ओपीसी में बैकअप के लिए एक नॉमिनी रहता है। हु कैन बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी? इसमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप। एक इंसान जो भारत का सिटीजन है प्लस जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा, मतलब रेसिडेंट भी है, ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो इंसान मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है। अच्छा, आप माइनर को नहीं बना सकते, माइनर मतलब जो 18 के नीचे का है उसको आप कुछ भी नहीं बना सकते, मेंबर या नॉमिनी कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है, ये क्लियर है ना आपको? तो अभी ये इसमें अच्छा और एक दो चीजें, एक इंसान कितने ओपीसी में मेंबर बन सकता है? एक इंसान कितने ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है? एक। तो टोटल करके अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ वन ओपीसी एंड अ नॉमिनी ऑफ अनदर ओपीसी, करेक्ट? इस कहानी में बहुत जोल हुआ, कोई भी किसी भी ओपीसी में मेंबर बन रहा है, नॉमिनी बन रहा है, इधर उधर बहुत सारे बन रहे हैं, तो वो गड़बड़ है, ठीक है? अच्छा, अगर एक ओपीसी में मेंबर बन जाए तो नॉमिनी बिकम्स द नेक्स्ट मेंबर, और वो नॉमिनी अगर ऑलरेडी किसी ओपीसी में मेंबर है तब तो दो ओपीसी का मेंबर हो गया ना, तो 180 डेज में डिसाइड करना पड़ता है किस में रहूंगा किससे जाऊंगा, ये है कहानी। तो कहानी में बहुत सारे डेट्स वगैरह भी हैं। नाउ इतनी लंबी कहानी को मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेट्स गो टू द क्वेश्चन, ठीक है ना? अच्छा, ओपीसी जो है वो एनबीएफसी टाइप का काम नहीं कर सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी टाइप का काम करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, वो सब वो नहीं कर सकते, ठीक है? एक पब्लिक कंपनी ओपीसी कभी नहीं हो सकती। आओ पहला सवाल, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ विजय एंड शंकर एज नॉमिनी टू कासा हैंगआउट प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज एलिजिबल टू बी अ नॉमिनी? अब इनका ये जो एमसीक्यू बनाया है इन्होंने, इनका एमसीक्यू का जो ऑप्शन है उसका ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई कनेक्शन ही नहीं है। पिछले वाले केस स्टडी में भी तुम देख रहे थे 5 एमसीक्यू थे और पांचों में अंदर का कोई काम ही नहीं, सीधा बोल रहा है बताओ तो चारों में से कौन सा सही है देख के। तो ये भी एक स्टाइल होता है एमसीक्यू सेट करने का, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन ड्रिवन एमसीक्यू, जहां पे आप, एक होता है कि क्वेश्चन पता है तो आंसर यही होगा, एक होता है कि क्वेश्चन क्लियर नहीं, ऑप्शन देख के पता चलेगा क्या सही होगा, इट्स लाइक दैट। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ड्रिवन एमसीक्यू। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें पढ़ना है कौन सा सही है। फिर तो हमसे पूछा हु इज एलिजिबल टू बी अ नॉमिनी, क्लियर कट बात है, सिटीजनशिप भी जरूरी है और रेसिडेंशियल स्टेटस भी, रेजिडेंट भी होना चाहिए, सिटीजन भी होना चाहिए, तभी बनेगा। तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, 4th ऑप्शन, ठीक है? तो यही आंसर है, ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। नेक्स्ट, शंकर जो है ये हटना चाहता है, शंकर वही छोटा बेटा था, शंकर बड़ा बेटा था शायद, ठीक है? हाँ, शंकर वाज द एल्डर सन, ये हटना चाहता है, ही वांट्स टू विथड्रॉ हिज कंसेंट एज नॉमिनी, हटना चाहता है। तो हटने के लिए वो नोटिस देगा, नोटिस किसको देगा? मेंबर, जो ओपीसी का मेंबर है उसको देगा, डायरेक्टर को नहीं देते, डायरेक्टर को नोटिस नहीं देते, इसलिए ये पहले 2 ऑप्शन में डायरेक्टर को नोटिस दे रहा है, वो गलत है। मेंबर को देगा, आरओसी को भी नहीं, सिर्फ मेंबर को और ओपीसी को देगा। आरओसी को भी वो नोटिस नहीं देगा, आरओसी को तो मेंबर बताएगा बाद में INC 4 जमा करके कि मेरे यहां से ये चला गया, ठीक है? तो अगर कोई भी नॉमिनी हटना चाहता है तो वो मेंबर एंड ओपीसी को, इन 2 जन को एड्रेस करते हुए नोटिस देगा। ये सब किताबों में लिखा हुआ है, पढ़ा चुका हूं, रूल 4.3 सब। नेक्स्ट, ओके, हमसे पूछा एक इंसान कितने में मेंबर कितने में नॉमिनी बन सकता है, तो आप एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकते हो और एक और ओपीसी में आप नॉमिनी बन सकते हो। तो ये भी ऑप्शन ड्रिवन था, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने और सही बताना है चुन के, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने डायरेक्टर साइन करेंगे, ठीक है? अच्छा, हुआ ये था कि जो इन्होंने कंपनी खोली थी ना कासा हैंगआउट, कासा हैंगआउट में एक तो पुरुषोत्तम प्रसाद जी खुद डायरेक्टर थे और अपने एक दोस्त आनंद को डायरेक्टर बना दिया था, और इस कहानी में बाप की मौत हो जाती है, पुरुषोत्तम प्रसाद जी गए, तो अब एक ही डायरेक्टर बचा जो कि आनंद है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन कौन कर रहा है? आनंद द डायरेक्टर। क्या ये चलेगा? हाँ चलेगा, सेक्शन नंबर 137, ठीक है, सॉरी सेक्शन नंबर 134, ये बोर्ड रिपोर्ट का जो सेक्शन होता है ना,
डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसी में ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कौन करेगा। नॉर्मली कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं, पर ओपीसी के लिए बोला हुआ है कि एक डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलेगा, ठीक है। तो लिखा है मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, वही है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, पढ़ लेते हैं। पहला, एफएस मस्ट बी साइंड बाय 1 डायरेक्टर, सही है। दूसरा, एफएस मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, गलत। तीसरा, एफएस मस्ट कंटेन कैश फ्लो, बिल्कुल गलत, ओपीसी में तो कैश फ्लो चाहिए ही नहीं, नोटा आंसर है नहीं, तो आंसर है 1। नेक्स्ट, यहाँ पे जो बड़ा बेटा रहता है ना शंकर, वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट उसको बहुत पसंद है, तो वो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट रहता है, तो वो एडवाइस कर रहा है कि हमारी ओपीसी को भी ना इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, एनबीएफसी टाइप का काम करना चाहिए। नहीं कर सकते, ये साफ प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहानी रीड क्यों नहीं की, बिकॉज कहानी जब आप रीड करोगे, मतलब ये ना एक एकता कपूर के सीरियल जैसा है, बस यहाँ पे कैरेक्टर सारे मेल हैं, अगर इन्हीं कैरेक्टर्स को फीमेल कर देते तो एकता कपूर का सीरियल था, कभी कोई मर रहा है, कोई किसी ओपीसी में जा रहा है, कोई कभी किसी ओपीसी में मेंबर नॉमिनी बन रहा है, और स्टूडेंट कहानी को पढ़ के इतना पजल्ड हो जाएगा, यार ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भाई पहले नीचे जाके एमसीक्यू तो देखो, एमसीक्यू में तो लॉलीपॉप डाल रखे हैं 5 तुम्हारे चूसने के लिए, एकदम सस्ते लेवल के लॉलीपॉप्स, तुमको दरकार ही नहीं है इस कहानी में इतना उलझने का, और अगर तुम कहानी पढ़ रहे हो तुम उलझ जाते, कौन कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, और फिर तुम बैठ के कॉपी में नोट बनाते कि ये यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, सो दैट आई कैन आंसर। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दैट मच टू आंसर, बिकॉज द एमसीक्यूज वर प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि व्हेन यू आर डूइंग सच अ केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कम बैक टू द स्टोरी, ओके। तो ये रहे 5 एमसीक्यूज, ये डन होते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 सैंपल कर लिए इसके। अब आरटीपी में इन्होंने कुछ लूज एमसीक्यूज भी डाले, ये रहे, अब देखते हैं। मिस्टर ए दिल्ली में रहते हैं और मुंबई में भी इनके पास घर है। इन्होंने अपना एक घर किसी और को संभाल रखा है, बोला कि आप केयर टेकर करो, पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे दिया कि तुम मेरा घर का रखवाली करो। तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो एक रिटन एग्रीमेंट है ना, तो आप अगर किसी को अपना एजेंट बना रहे हो घर संभालने के लिए और राइटिंग में एग्रीमेंट बना रहे हो पावर ऑफ अटॉर्नी, देन व्हाट टाइप ऑफ एजेंसी इट इज? एक्सप्रेस। 5 तरह की एजेंसी होती है, रॉनी, RONIE, ये है एक्सप्रेस, बिकॉज आप राइटिंग में एग्रीमेंट दे रहे हो। नेक्स्ट, ओपीसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी के पास कब तक जमा करने पड़ते हैं? हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास जमा करना पड़ता है 30 डेज के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 30th सितंबर, सॉरी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM। ये नॉर्मल आंसर होता है कि दे हैव टू फाइल FS इन AOC फॉर विद इन 30 डेज ऑफ AGM। लेकिन OPC में AGM होता नहीं है, तो OPC में स्ट्रेट आंसर लिखा हुआ है सेक्शन 137 में कि 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब एक प्रॉब्लम है, देखो ऑप्शन में 30, 90, 90, 180 ठीक है, आंसर हम सबको मालूम है 180, पर इन बंदों ने क्या लिखा है 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि आंसर होना चाहिए 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इन्होंने अगर मान लो ऑप्शन में डाला होता ना कि 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो मैं वो लेता, पर वैसा कुछ दिया नहीं है, तो यही आंसर चूज कर रहे हैं जो 180 डेज वाला दिया है, एक ही आंसर है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स, इसमें भयंकर डाउट आता, वो भी ये तुम्हारे आंखों के सामने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया ताकि तुमको घर में कोई झमेला नहीं हो। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ईमेल पे बहुत डाउट्स पूछते हैं। अब वो ईमेल आईडी मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, बिकॉज देखो मेरे पास भी एक टाइम लिमिट है कि आई हैव ओनली सो मच ऑफ टाइम इन माई हैंड, और उसमें बहुत वर्क करना पड़ता है मेरे को। तो अगर जो स्टूडेंट्स नहीं है, जिन्होंने एनरोल भी नहीं किया, वो बैठ के उस पर डाउट्स पूछते रहेंगे तो थोड़ा सा वो हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आस्क मी अ लॉट ऑफ डाउट्स ऑन ईमेल, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, हर 3-4 दिन में एक बार मैं मेल खोल के सबका रिप्लाई कर देता हूँ। तो आरटीपी वगैरह के डिस्कशंस क्या होता है, पुट इट ऑन यूट्यूब ओपनली विद एवरीथिंग कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट इसके थ्रू क्लियर हो जाए। A guarantee for a series of transaction is called continuing guarantee। ये तो स्ट्रेट वन लाइनर था। एन एड मतलब यहां पे 2 तरह के होते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उसमें 2 तरह के एड होते हैं, इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड। यहाँ इंटरनल एड की बात हो रही है। तो एन इंटरनल एड विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस, जिसको प्यार से मैं बोलता हूँ सॉप, स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट। देखो एक होता है लॉ में लिखा हुआ लैंग्वेज, लेटर ऑफ द लॉ, और दूसरा होता है लॉ मेकर का इंटेंशन, स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो आपको लॉ मेकर का इंटेंशन कहां से पता चलता है? सॉप। वो कहां से पता चलता है? 2 आंसर है इसके। एक आंसर है इसका
लॉन्ग टाइटल और दूसरा आंसर है प्रियम्बल। पर ऑप्शन में लॉन्ग टाइटल कहीं पर दिया हुआ ही नहीं है, सिर्फ टाइटल लिखा है, लॉन्ग टाइटल कहीं नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या है? प्रियम्बल। ठीक है, तो दो एड होते हैं जो हमें बताते हैं कि स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस कौन सा होता है, एक लॉन्ग टाइटल एक प्रियम्बल। लॉन्ग टाइटल है नहीं आंसर में, तो प्रियम्बल ही आंसर बना। ये रही नेक्स्ट। ये एक लड़की है या लड़का है पता नहीं, रोमा, अच्छा लड़की है, हर बोल दिया है। रोमा अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर कंपनी खोली है जिसका नाम है रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। क्लियरली पब्लिक कंपनी है। तुमको दिख रहा होगा ये बोल्ड किया हुआ है क्योंकि वो मैंने बोल्ड किया है। एग्जाम में आपको क्या लगता है क्वेश्चन पेपर के अंदर वो लोग सारे क्लूज को हाईलाइट करके दे देंगे तुमको कि ये लो क्लूज है बेटा पढ़ लो, ऐसा नहीं होता। तो वो हाईलाइट मैंने किया है, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि छूट जाती हैं ये सब चीज़ें देखनी, तो वो तुमको यही करना है कि क्वेश्चन मतलब मार्क करते रहो। तो इट्स अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, इस पब्लिक कंपनी के पेड अप कैपिटल 50 लाख के अंदर है, टर्नओवर भी 2 करोड़ के अंदर है, पर ये स्मॉल नहीं हो सकता बिकॉज स्मॉल कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ओपीसी या प्राइवेट कंपनी हो सकता है। अब पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी स्मॉल, तो ये कंपनी तो कभी भी स्मॉल हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज पब्लिक, तो इसके लिमिट से कोई मतलब नहीं है। ये बुक का क्वेश्चन है, ऑलरेडी आईसीए का पहले का सेट किया, वही उन्होंने चेप दिया यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द आंसर इजी, और ये रहा एक्सप्लेनेशन, ये रहा। नेक्स्ट, रेड फ्लैग लिमिटेड, इट्स अ नाइस एमसीक्यू। ओके, इन्होंने ना अपना एजीएम एक होटल में बुक किया था, अशोका होटल में। अच्छा, नाउ लेट मी डिस्कस विथ यू। कोई भी बड़े, ये तुम लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है इसलिए लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। बहुत ही अच्छा है, कुछ जन तो इसको उठा के ले जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। सुनो मेरे को, 5 स्टार होटल्स में अगर आप जाते हो, एक 5 स्टार होटल की सबसे बड़ी पहचान होती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़े स्पेस में क्या पूरा बनाया हुआ रहता है 5 स्टार होटल, और इनके अंदर रूम्स के अलावा दर्जनों हॉल होते हैं। हॉल मतलब उसमें आप चाहे तो शादी ब्याह कर लो, चाहे कोई छोटा फंक्शन कर दो, या एजीएम कर लो, या कंपनी का कॉन्फ्रेंस कर लो, कोई ट्रेनिंग कर लो, कोई सेमिनार कर लो, मोटिवेशन स्पीकर का लेक्चर करा लो, कुछ भी। इनके पास दर्जनों हॉल होते हैं, हॉल जैसा स्पेस, और वो स्केलेबल होता है। आपको छोटा कराना है, ये आपसे पूछते हैं 5 स्टार वाले कि आपकी कितने की गैदरिंग होगी। 25 लोग की गैदरिंग होगी तो ये वाला हॉल है, 100 लोग होंगे तो ये वाला हॉल है, 500 लोग होंगे तो ऐसा हॉल है। इस तरह से रहता है बहुत सारा। तो अभी इनके यहाँ क्या लफड़ा हुआ कि इन्होंने एजीएम बुक किया था होटल के अंदर एक पर्टिकुलर हॉल में, अशोका होटल। ओके, तो अब वहां आधे घंटे के अंदर कोरम नहीं आया, तो यू नो द कहानी, if the quorum is not present within half an hour of the scheduled time, then the meeting is adjourned to same day, same time, same place next week, or such other day, time, place as decided by the board। ये भी है। तो कहानी में हुआ क्या कि होटल वाले ने बोला कि भैया आप तो ये कंपनी लो लगा के बोल रहे हो 7 दिन बाद ले लोगे, पर वो वाला जो हॉल आपको दिया था हमने, वो हमारा शादी ब्याह के लिए बुक हो रखा है, तो वो आपको 7 दिन बाद नहीं दे पाएंगे। हमारे होटल में एक दूसरा हॉल है वो दे देंगे। अरे भैया, तो होटल तो वही है, हॉल दूसरा दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो शिफ्ट हो गया। बट टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप सेम होटल में भी दूसरे हॉल में करोगे 7 दिन बाद, तो वो चेंज ऑफ प्लेस है, दैट्स अ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द मीटिंग। इज दैट अलाउड? यस, बिकॉज सेक्शन नंबर 103 जो कोरम पे है उसमें स्पष्ट बोला हुआ है कि सेम डीटीपी और एनी अदर डीटीपी एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करके बोल देंगे हाँ ठीक है यही होटल दूसरा हॉल उसमें कर लेंगे हम मीटिंग। ये रहा एक्सप्लेनेशन, जो मैं बोलता हूं वही मैंने लिख के भी दे दिया नीचे। श्रेया मैकेनिक्स, ये आखिरी एमसीक्यू, इसके बाद लंबे वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। ये आखिरी एमसीक्यू है, एक बार देख लो इधर। ये कंपनी के पास ना प्रॉफिट्स नहीं था, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास कुछ ज़मीन पड़ी हुई है, तो आपको तो मालूम है ज़मीन की कीमत तो ऐसे ही 10-20 गुना हो जाएगी कई साल बाद। तो इन्होंने अपने ज़मीन का रिवैल्यूएशन कर दिया, तो इनके हाथ में क्या आएगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। दुनिया भर का इनके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। अब बोलते हैं कि हम इस रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के डिविडेंड पे करेंगे। क्या आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से डिविडेंड पे कर सकते हो? कतई नहीं, इट्स नॉट अ फ्री रिजर्व, नॉट अ फ्री रिजर्व। ये रहा आंसर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे पर्सनल हेल्प के लिए भी आंसर का एक्सप्लेनेशन डाला कि कई जन को रहता है कि बोला था समझ में नहीं आया, तो ये लिखा हुआ है, सब प्रिंट में दे दिया हूँ, ठीक है। सो दैट फिनिशेस द एमसीक्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। देयर आर 12 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस।
वी आर नॉट गोइंग टू रीड द आंसर लाइन बाय लाइन. आंसर ऑब्वियसली मैंने बहुत, ये रहा, ये लास्ट के जो 9 पेजेस आपको दिख रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू है. आंसर पूरा अपने मैथ से बनाया हुआ है, एकदम सब आया हुआ है, पर प्लीज इसको सुन लो, क्योंकि ना इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत ही सुंदर डाले हैं जिसपे ना मेरे से कई स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर क्लियर नहीं हुआ. तो लो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अपने कैसे डिस्कस करेंगे, देखो मैंने सब कुछ अंदर में फ्रेम कर दिया, चकाचक, बोल्ड, अंडरलाइन, एवरीथिंग इज डन. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि भैया क्वेश्चन में ये बोला है, ये क्लूज है, ये पूछा है, ये जवाब है. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू. सो इट विल नॉट बी वेरी बोरिंग कि नहीं हमको रीड मरवाएगा क्या. अरे नहीं मरवाऊंगा मैं रीड तुमको, मैं तुमको पूरा क्वेश्चन आंसर बता दूंगा. मेरे को क्वेश्चन आंसर पूरा याद रहता है, यही काम है मेरा. ठीक है, तो मैं पूरा तुम्हारे साथ अभी ऐसे ही डिस्कस कर दूंगा, तुमको एकदम भी वो क्या बोलते हैं, वो हार्ड नहीं लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा. कोई भी चैप्टर हो, नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना, समझ में आएगा. ठीक है, बट प्लीज बी पेशेंट. अभी कितना टाइम हो गया, 45 मिनट्स हुए. सोचो महज अपने 45 मिनट्स हुए, उसमें अपने इतना डिस्कशन कर लिए हैं. इसको पढ़ाने में मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 40 मिनट, उससे ऊपर नहीं लगेगा. तुम खाली सुनते रहो, तुम्हारा एक खत्म हो जाएगा. फिर पता है तुमको आरटीपी, कम से कम लॉ सब्जेक्ट का तो आरटीपी नहीं करना पड़ेगा. नहीं तो यार 8 सब्जेक्ट के आरटीपी हैं, 8 सब्जेक्ट का आरटीपी अगर पढ़ने बैठ जाओगे ना खुद से घर पे, 8 दिन साफ हो जाएगा. यहाँ 1-1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा ये पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, खाली सुन लो ना, बस हटाओ सारा डिस्ट्रैक्शन, बस उसको सुन लो एकदम. ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, ये बुक में भी है, सब डिस्कस किया हुआ, एवरीथिंग इज ओके. क्या क्वेश्चन है, ये बंदे विजय जो है ही इज अ मेंबर. अच्छा, हर क्वेश्चन पे मैंने ये भी बता दिया किस टॉपिक से, देखो पढ़ो, मेहनत किया पूरा मैंने. क्वेश्चन 1 सेक्शन नंबर 20 ऑफ द कंपनी लॉ, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट. वो होता है ना कि कंपनी अगर अपने मेंबर को डॉक्यूमेंट भेजेगी तो कौन सा मोड रहेगा, मेंबर अगर कंपनी को भेजेगा तो कौन सा मोड रहेगा. तो विजय एक मेंबर है, उसने कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे को जब भी आप कोई चिट्ठी भेजिए तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, मेरे घर पे मिलती नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट का आपका जो खर्चा लगे वो मैं आपके पास जमा कर रहा हूं. तो मेंबर हैज रिक्वेस्टेड द कंपनी की प्लीज गिव इट टू मी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. जो मेरे कानपुर वाला घर है उसका एड्रेस मैं आपको दे रहा हूं, उसी पे देना प्लीज, पैसा भी आपको दे दिया, ये लीजिए. तो सही है. सेक्शन 20 बोलता है कि अगर कोई मेंबर इस तरह की रिक्वेस्ट करता है तो कंपनी को रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी. गुड. पर कंपनी है बदतमीज. कंपनी ने क्या किया, ये किया, कंपनी ने चिट्ठी भेज दिया ऑर्डिनरी मेल अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग. इसका मतलब बताऊं क्या है, ऑर्डिनरी मेल अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, जो 5 रुपए का स्टैंप आता है ना गांधी जी का, जो लिफाफे पे लगता है, उससे थोड़ा सा महंगा होता है. इसमें इट इज जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, पर इससे कम से कम एक प्रूफ रहता है कंपनी के पास कि हमने आपको भेजा था. देखिए 2 तरह के प्रूफ होते हैं, एक होता है प्रूफ ऑफ डिस्पैच और एक होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी. प्रूफ ऑफ डिस्पैच मतलब कंपनी ने भेजा है आपके पास, तो कंपनी के पास प्रूफ है कि हमने तो देखिए भेजा है, प्रूफ ऑफ डिस्पैच. प्रूफ ऑफ डिलीवरी मतलब आपको जब मिला है तब आपसे साइन कराया गया, दैट्स प्रूफ ऑफ डिलीवरी. रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है, दोनों होते हैं. डिस्पैच का प्रूफ, अरे मैं आज अगर कोई बुक तुम भेजूं कोई स्टूडेंट को या कोई किताब भेजूं तो मेरे को कोरियर वाला या स्पीड पोस्ट वाला रसीद देगा, और तुम्हारे यहाँ भी जब डिलीवरी होगा तुम साइन कराएगा, तो वो भी प्रूफ है, दोनों प्रूफ है. अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग जो लाल रंग में हाईलाइट किया उसमें सिर्फ डिस्पैच का प्रूफ होता है, डिलीवरी का कोई गारंटी नहीं है, और ये ऑर्डिनरी पोस्ट से जाता है. तो कंपनी ने कर दी प्रचंड बदमाशी, तो कंपनी ने इसकी बात नहीं मानी, यानी ये नोटिस इम्प्रॉपर है. तो बंदा विजय बोल रहा है कि भैया नोटिस तो इम्प्रॉपर है. हमसे वो पूछ रहा है वेदर द कंटेंशन ऑफ विजय इज वैलिड. यस, सही बोल रहा है विजय, नोटिस इम्प्रॉपर है, मीटिंग भी इम्प्रॉपर है. ओके. अब इसी सवाल में एक ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट भी 2 बार आ चुका है एग्जाम में. विल योर आंसर बी द सेम इफ विजय रिमेन्स इन लंडन फॉर 2 months. जब नोटिस गया तब और जब मीटिंग हुआ तब. बोला नोटिस भेजने के वक्त भी और मीटिंग के वक्त भी 2 महीने तक लंदन में ही है, तब आपका जवाब क्या होगा. हम बोलेंगे वो लंदन में था ना, लेट हिम बी देयर, लेट हिम बी देयर. कंपनी का ड्यूटी लंदन में भेजने का नहीं है, कंपनी का ड्यूटी कानपुर वाले रेसिडेंशियल एड्रेस पे भेजने का है. तो कंपनी को वो लंदन में रहे, वो जुपिटर जाए, सैटर्न जाए, अपने को मतलब नहीं है. ठीक है, कंपनी को पैसा मिला है, कंपनी शुड सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द रेसिडेंशियल एड्रेस एट कानपुर. ये देख लो आप, द कंपनी इज बाउंड टू सर्व अ वैलिड नोटिस टू विजय बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एट इज रेसिडेंशियल एड्रेस एट कानपुर एंड नॉट आउटसाइड इंडिया. दिस इज द परफेक्ट आंसर, यही आंसर है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आंसर तुम्हारे आंख के सामने. बहुत जन को डाउट था इस पे, वो क्लियर कर दिया हूं. ओके ना, कूल. नेक्स्ट,
ये सेक्शन 141(3) पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन है। वो सेक्शन 141 का 3 याद है ना, लंबा चौड़ा सेक्शन, लॉ में भी आता है ऑडिट में भी आता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इसमें कितने सारे पॉइंट्स होते हैं? 141 का 3 का ए बी सी डी, डी का 1, डी का 2, डी का 3, ई एफ जी एच आई। ये वाला क्वेश्चन जो है ये 141 का 3 का डी का 1 इस पर बेस्ड है। इसमें बोला हुआ होता है ना कि ऑडिटर कैन नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, हाउएवर रिलेटिव्स कैन होल्ड अप टू 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो यहाँ जो ऑडिटर है उसकी धर्मपत्नी मिसेस कमला, वो 1 लाख रुपया फेस वैल्यू तक का सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखी है। चलेगा? बिल्कुल चलेगा, नॉट डिस्क्वालिफाइड। अब बोलो बोरिंग था क्या या हार्ड था क्या? मैंने सीधा क्वेश्चन बोला, कहानी, और नीचे आंसर लंबा चौड़ा सजा के लिखा हुआ है। देखो रेड कलर में सारा बात लिखा है, जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है सब रेड कलर, ए टू जेड में मेहनत किया हूं, पर तुम्हारे सामने आंसर फटाक से डिस्कस कर दिया, हो गया ना खत्म। अब देखना नहीं पड़ेगा तुमको तो क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन नंबर 3, इस पे भी बहुत पूछता है कि सर प्रोस्पेक्टस पे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अरे यार सिंपल है। पहले पता है सेक्शन नंबर 26, एक तो प्रोस्पेक्टस का सेक्शन 26 याद रखने के लिए मैंने हमेशा एक फिल्म का नाम लिया स्पेशल 26। अक्षय कुमार की शायद एक फिल्म थी जिसका नाम था स्पेशल 26, उसी पे स्पेशल 26। तो सेक्शन 26 प्रोस्पेक्टस। पहले ये सेक्शन बहुत लंबा था, इसमें लिखा था ये प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। फिर अमेंडमेंट आया, एंड अमेंडमेंट में इन्होंने क्लियर बोला कि प्रोस्पेक्टस में यही सब होना चाहिए, बहुत कम कम। इन्होंने बोला आपके प्रोस्पेक्टस में DIR होना चाहिए। DIR मतलब डेट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, ये होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, डेट इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स होना चाहिए। फिर इन्होंने बोला रिपोर्ट्स वो वाले जो सेबी रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं, वो वाले होने चाहिए। तो ठीक है सर, वही है एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो सेबी ने ऑलरेडी बता रखा है इसके लिए, सेबी ICDR रेगुलेशंस, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, खाली नाम है बस, 2018। ठीक है, तो सेबी रेगुलेशन में जो रिपोर्ट्स हैं वो होने चाहिए आपके प्रोस्पेक्टस में, दैट्स ऑल। ये रहा, तो सेबी ने ऑलरेडी बना रखा है, ये रहा सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, इसके अलावा होना चाहिए डॉक। डॉक मतलब डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा दैट हम लोग ये जो IPO लेके आ रहे हैं, वी आर कंप्लाइंग विद कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। 4 चीज से कंप्लायंस चाहिए, 4 कंप्लायंसेस। हम कंपनी लॉ का पालन कर रहे हैं, दिस एक्ट, हम सिक्योरिटीज एक्ट फॉलो कर रहे हैं, हम सेबी एक्ट फॉलो कर रहे हैं, हम उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, ये कंप्लायंस का डिक्लेरेशन, बस यही है। तो अकॉर्डिंगली ये तो कंक्लूजन है कि अकॉर्डिंगली जो ऊपर लिखा है वही सब आपके प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। तो अभी देख लो सिंपल एकदम, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होना चाहिए? DIR, डेट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एज रिक्वायर्ड बाय सेबी रेगुलेशन। अच्छा कोई लड़का बोला मतलब स्टूडेंट बोला, लड़का लड़की व्हाटएवर, कि सर सेबी ICDR याद नहीं हो रहा है, छोड़ दो, सेबी रेगुलेशन बोल दो, चलेगा। प्लस डॉक, डॉक का मतलब डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, कि वी आर कंप्लाइंग विद दिस एक्ट, दिस एक्ट, दिस एक्ट, दिस एक्ट, पूरा बता दो, डन। क्वेश्चन नंबर 4, ये एकदम प्लेन क्वेश्चन है बोनस शेयर के ऊपर। बोनस शेयर का सेक्शन नंबर क्या होता है? 63। सेक्शन 63 बोलता है व्हाट इज बोनस शेयर। सबसे पहले बोनस शेयर का मतलब आप सुन लो, इसका लीगल मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। बोनस शेयर कोई शेयर वेयर कुछ नहीं, बोलने की बात है, इट इज जस्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, कि आप अपने रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो सेक्शन 63 बताता है कि आप कौन कौन से रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हो। द आंसर इज फ्री रिजर्व कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम उससे भी कर सकते हो, CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व उससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये ओके दैट इज फाइन। CRR हम लोग जानते ही हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये हो सकता है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप यूज नहीं कर सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व ये यूज नहीं कर सकते बोनस के लिए। ठीक है, अच्छा आपको बोनस शेयर देना है, देन देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी फॉलोड। आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अलाउड होना चाहिए, आपको जनरल मीटिंग में OR पास करना पड़ेगा, आपकी कोई ड्यूज नहीं होने चाहिए। ड्यूज के ऊपर 2 पॉइंट्स है। ठीक है, आपने मतलब अपना देखो, आप रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करके रिजर्व कम कर रहे हो, तो एटलीस्ट यू फर्स्ट पे योर ड्यूज, तो आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके शेयर्स फुल्ली पेड होने चाहिए, जिनको आप बोनस देने वाले हो ना, इस क्वेश्चन में बोनस का रेशियो है 1:2, मतलब आपके पास 2 शेयर है तो 1 शेयर हम बोनस देंगे,
आपके पास 2 शेयर तो 1 शेयर बोनस देंगे, तो आपके पास जो ऑलरेडी शेयर्स पड़े हुए हैं दैट शुड बी फुल्ली पेड अप। एक बार बोनस ऑफर दे दिया तो रिवोक नहीं कर सकते, विदड्रॉ नहीं कर सकते, नो रिवोक। मतलब कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया तो देना पड़ेगा। अच्छा, बोनस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डिविडेंड। बोनस का मैंने मतलब बोला ना, हम लोग 11-12 से गलत सोचते हैं, बोनस मतलब वो बोनस शेयर मिला रहे, नहीं रे। बोनस शेयर का लीगल मतलब होता है ये रहा, ये कैपिटलाइजेशन रिजर्व। इनफैक्ट जब अपने फाइनल में जाते हैं ना, तो फाइनल में अपने कभी इसको बोनस बोलते ही नहीं, फाइनल में एक ही भाषा है, ये डिविडेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला कि इस कंपनी के पास जो इशूड कैपिटल है वो 1 करोड़ का है, रिजर्व्स फ्री रिजर्व 3 करोड़ पड़ा हुआ है, एंड बोनस देना चाहते हैं 1/2, मतलब 1:2। तो अगर 1:2 देना है मतलब 2 पे 1 बोनस, तो 1 करोड़ पे बोनस कितने का आएगा? 50 लाख। तो इनके पास तो रिजर्व में 50 लाख आराम से पड़ा हुआ है, दे कैन गिव बोनस शेयर्स। ठीक है, हम लोगों से पूछा था कंडीशंस बताओ, मैनर बताओ, हमने सब नीचे बता दिया। ये रहा कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट आया डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स पे प्लीज मेरा जो अमेंडमेंट क्लास है एक बार जरूर देखना, उसमें डिपॉजिट के एक्स्ट्रा रूल्स बहुत पानी करके एकदम सिंप्लीफाई करके मैंने पढ़ाया है, और डिपॉजिट का मेरा पिछले क्लास का फुल क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। ये रूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर तुमको बता देता हूँ, सुन लो। एक कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? नॉर्मल आंसर होता है 35%। ये नॉर्मल आंसर होता है 35% ऑफ पीयूएससी एफआरएसपी। हाउएवर प्राइवेट कंपनी के लिए 100% की लिमिट होती है, प्राइवेट कंपनी के लिए 100% की लिमिट होती है। और मैं पूरा भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब मेरा अमेंडमेंट क्लास में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो। गवर्नमेंट कंपनी के लिए 35% की लिमिट होती है। ठीक है, एकदम सिंपल। अब ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन्स इट्स अ प्राइवेट कंपनी, वो डिपॉजिट लेना चाहता है 60 लाख का, उसका पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपी मिला के 60 लाख है, और वो लेना भी चाहता है 60 लाख, यानी कि 100%। चलेगा? हाँ चलेगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी डिपॉजिट लेना चाहता है, पर बोलता है कि वो कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 25%, कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 25%, रॉन्ग। वो कितना तक कर सकता है? 35%, तो ये फॉल्स है। तो पहला वाला तो ट्रू है, प्राइवेट कंपनी 100% कर सकती है, दूसरा वाला गवर्नमेंट कंपनी वो 25 नहीं 35 कर सकती है, तो फॉल्स है। ये रहा आंसर, डिटेल आंसर विद कंक्लूजन, ट्रू फॉल्स। ठीक है, 6 नंबर, चार्ज बोल के एक चैप्टर हमारे सिलेबस में है, उसके ऊपर एक मामूली सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 83, उसी के ऊपर है। सेक्शन नंबर 83 क्या है? मान लो कि बोरोवर ने लेंडर को पूरा लोन का पैसा चुका दिया, तो जो असेट गिरवी की थी उसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा। इफ द बोरोवर पेज द एंटायर सम ऑफ मनी टू द लेंडर, द चार्ज गेट्स एलिमिनेटेड, तब वो असेट फिर से फ्री हो गया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए क्या होता है कि लेंडर या बोरोवर में से कोई भी, दोनों में से कोई भी, क्या नाम है इसका, ये आरओसी को फॉर्म जमा करेगा CHG-4, और आरओसी क्या करेगा? वेरीफाई करके एक CHG-5 बोल के होता है, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, वो डाल देगा अपने वेबसाइट पे, MCA के वेबसाइट पे, ताकि पता चल जाए कि अब इस कंपनी का ये असेट से चार्ज हट गया। सेक्शन 83 क्या है कि मान लो लोन चुक चुका था, चार्ज हट चुका था, पर कंपनी, लेंडर या बोरोवर दोनों ने आरओसी को नहीं बताया, पर आरओसी को कहीं और से पता चला, तो क्या आरओसी अपने मर्जी से बिना इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली MCA की वेबसाइट को अपडेट कर सकता है? यस। इफ द डेट फॉर विच द चार्ज हैज बीन पेड इन होल और पार्ट, मतलब या तो फुल पेमेंट हो गया या पार्ट पेमेंट में पूरा सेटलमेंट हो गया, एंड द प्रॉपर्टी हैज सीज्ड टू फॉर्म, ये दूसरा केस है कि मान लो या फिर दोनों पार्टी में एग्रीमेंट हो गया और प्रॉपर्टी बेची जा चुकी है, आरओसी को कहीं से एविडेंस मिला है, तब वो रजिस्टर ऑफ चार्ज में यानी MCA के वेबसाइट को अपडेट कर देगा। MCA के वेबसाइट में जो रजिस्टर ऑफ चार्ज होता है उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज डाल देगा CHG-5। ठीक है, और फिर दोनों पार्टीज को आरओसी 30 दिन में इंटीमेट कर देगा। ठीक है, तो हमसे वही थ्योरी पूछा था, व्हाट आर द पावर्स ऑफ आरओसी टू मेक एंट्री ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज ऑफ चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। कि कंपनी जो बोरोवर है उन्होंने तो बताया नहीं, आरओसी को कहीं और से पता चला, तो आरओसी कर सकता है कि हाँ कर सकता है। ये नोटिस ऑफ जनरल मीडिया क्वेश्चन है,
वेरी क्लीशे स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, हमको बताना है कि सही है कि क्या है. ओके, हाउ मेनी क्लियर डेज ऑफ नोटिस शुड बी गिवन बाय द कंपनी? 21 क्लियर डेज. एजीएम के पहले 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए. अगर आप शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग बुलाना चाहते हो, मतलब लेस देन 21 डेज पे आपको मीटिंग करना है, तो आपको 95% ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, 95% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स से परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप लेस देन 21 डेज पे मीटिंग कॉल कर सकते हो. ओके, हमें इन्होंने हमको डेटा दे दिया कि 16 अक्टूबर को नोटिस डिस्पैच हुआ था, 7 नवंबर को एजीएम है, बताओ सही है कि नहीं है. तो हम लोग बोलेंगे नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन दिखा देंगे पूरा. मैंने कैलकुलेशन का तरीका सिखाया था कि जिस दिन आपने डिस्पैच किया और जिस दिन एजीएम है, दोनों दिन को इंक्लूड करो और टोटल निकालो, तो दैट विल कम टू 23. 16 अक्टूबर से आप गिनो, काउंट 16 अक्टूबर, तो अक्टूबर 31 का महीना है, तो 16 से लेके 31 विल बी 16 डेज. फिर नवंबर में 7 तारीख, तो 7 दिन तक पूरा, यानी कि 23 दिन. अब आप उसमें से लेस करो जिस दिन नोटिस डिस्पैच हुआ और जिस दिन एजीएम है, तो -2. ठीक है, ये रहा. फिर पोस्टेज से जो जाता है उसके लिए डीम्ड 2 दिन होता है. अंडर सेक्शन 20 माना जाता है कि एजीएम की नोटिस जो भेजी जा रही है वो 2 दिन में पहुंच जाएगी, चाहे पहुंचे चाहे नहीं पहुंचे, तो वो उसको भी 2 दिन को लेस करो, तो नंबर ऑफ क्लियर डेज आते हैं 19 क्लियर डेज. तो यानी कि नोटिस तो सही नहीं है. तो वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड, नो. फिर हमसे पूछा अगर शॉर्टफॉल है तो कितने दिन का है? 19 दिन आया था, सॉल्व करके देखो अपना, 19 क्लियर डेज होना चाहिए 21, तो शॉर्टफॉल कितने का है? 2 दिन. अब थर्ड पार्ट में थोड़ा ट्विस्ट है. कैन द डिले इन द नोटिस बी कॉन्डोन्ड? इसका सवाल इंस्टीट्यूट ने पहले कुछ और दिया था, अभी इस आरटीपी में कुछ और दिया है. अभी इन्होंने बोल दिया नो. कॉन्डोन मतलब होता है माफ कर देना, कि चलो 21 के बदले 19 दिन में हो गया तो माफ कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, माफी नहीं हो सकती. पुराना आंसर ये था कि अगर 95% ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स हाँ बोल देते हैं तो माफ हो सकता है. तो मैंने क्या किया, पुराना आंसर प्लस नया आंसर दोनों को मिक्स करके आंसर बनाया. देखो, ये रहा. पहले तो मैंने बोल दिया कि अगर 95% मेंबर्स हाँ बोलते हैं तो चलेगा, पर फिर वापस मैंने बोला ये अप्रूवल जो 95% का, ये आपको मीटिंग के पहले लेना है, मीटिंग के बाद नहीं. कॉन्डोन एक्चुअली में देखा जाए तो कॉन्डोन नहीं हो सकता. द वर्ड कॉन्डोन मीन्स कि गलती हो गई फिर माफी मांग रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्डोन. कॉन्डोन का मतलब पता है क्या होता है? गलती हो गई अब हम माफी मांग रहे हैं. तो ये जो 95% का परमिशन तो पहले लेना चाहिए, बाद में नहीं. तो कायदे से देखें तो नए आरटीपी का आंसर भी सही है, पर फिर भी 95% वाली बात भी कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर में आनी चाहिए. इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, तो वो भी लिखो. बोलो कि शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग करना है तो 95% मेंबर्स का अप्रूवल लेना चाहिए था, और वो पहले लेना चाहिए था, बाद में आप नहीं ले सकते. तो तुमने पूरा ज्ञान बता दिया, एकदम सही, टेक्निकल भी और नया आंसर के हिसाब से भी. ओके, कंपनी लॉ के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं. अब आया अदर लॉज के. अदर लॉज में इन्होंने 5 क्वेश्चन डाले हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बाकी एक एक क्वेश्चन तीनों चैप्टर से. कॉन्ट्रैक्टर का क्वेश्चन वही क्लीशे क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूइंग गारंटी का क्वेश्चन है. एक बार अगर गारंटी दे दें तो रिवोक नहीं हो सकता, पर कंटिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस. इट कैन बी रिवोक्ड बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी और बाय गिविंग अ नोटिस. तो आप नोटिस देके इसको रिवोक कर सकते हो. अच्छा, आपने दिया था कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, परंतु आपने बीच में जाके कहीं पर नोटिस देके रिवोक कर दिया. तो जब आप रिवोक कर रहे हो, रिवोक के बाद फ्यूचर में जो भी होगा उसके लिए आप लायबल नहीं हो, लेकिन जो आपकी रिवोकेशन के पहले जो जो हो चुका है उसके लिए आप लायबल हो. तो यहां क्वेश्चन में वही बोला है कि ₹1,00,000 तक की गारंटी थी. संदीप ने गौरव के खातिर किसी मर्चेंट को गारंटी दिया कि भाई इसको आप क्रेडिट पे माल सप्लाई करते रहो, मैं ₹1,00,000 तक की गारंटी लेता हूं, ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स. अभी एक ही महीना बीता है और सिर्फ ₹40,000 का ही सौदा हुआ है. देखो, 3 महीने तक की गारंटी थी, 1,00,000 की थी, लेकिन अभी एक ही महीना बीता और 40,000 तक का सौदा हुआ है. अब संदीप ने गारंटी रिवोक कर दिया, तो संदीप फ्यूचर में जो भी सब्सीक्वेंट ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए तो लायबल नहीं है, पर जो 40,000 का हो चुका है उसके लिए संदीप लायबल है. अगर गौरव पैसा नहीं देगा तो संदीप को पैसा देना पड़ेगा. ये रहा, ठीक है. ये कमलेश वर्ड हटा दो. यहाँ पे मर्चेंट का नाम नहीं दिया है,
शर्मा, मर्चेंट का नाम है शर्मा, यहाँ शर्मा लिख दो बस, ठीक है। शर्मा इज द सप्लायर, तो शर्मा के प्रति लायबिलिटी सिर्फ 40,000 तक की है। नेक्स्ट, ये बेलमेंट का क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने क्या मतलब एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन बना दिया। बोला राज ने अपना अम्ब्रेला मनोज को दिया था बारिश में यूज़ करने के लिए 2 दिन तक, जब एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम के बाद वापस करना था। मनोज ने वो अम्ब्रेला रख ही लिया बारिश की खुशियों में और 7 दिन बाद लौटाने जा रहा है। तो गलती किसकी है? मनोज की, क्योंकि बेलमेंट में जब आपका पर्पस पूरा हो जाए या जब स्टिपुलेटेड टाइम खत्म हो जाए तब आपको लौटा देना चाहिए। तो बेली मनोज हैज़ नॉट रिटर्न दैट। अब जब वो लौटाने जा ही रहा था इतने में फिसल जाता है और अम्ब्रेला टूट फूट जाता है, तो गलती किसकी मानी जाएगी? बेली की, मनोज की गलती है। ये रहा आंसर, ठीक है। एक बार आपका पर्पस पूरा हो गया या टाइम खत्म हो गया तो आपको सामान रिटर्न कर देना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर वट एवर लायबिलिटी हैपन्स इवन एक्सीडेंटल और एक्ट ऑफ गॉड, द बेली मस्ट बेयर दैट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ये स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक का क्वेश्चन है। ये नवंबर 18 का रिपीट है, ये क्लास में डिस्कस भी हो चुका है, ये फिर से आ गया हो। जो राहुल ने एक चेक दिया था अमन को, चेक देने के बाद राहुल का मन बदल गया। राहुल ने अमन को बोला भाई चेक लेके मत जाना बैंक में, और बैंक को भी बोल दिया इसका पेमेंट मत करना, ठीक है। तो स्टॉप पेमेंट करा दिया। तो यहां पर क्या राहुल के खिलाफ डिसऑनर ऑफ चेक का मुकदमा हो सकता है? इसके ऊपर एक सेक्शन होता है 138, सेक्शन 138 इज ऑन डिसऑनर ऑफ चेक, कि अगर चेक का डिसऑनर हो रहा है तो जो भी बंदा चेक होल्डर है वो चाहे तो केस कर सकता है ड्रॉअर ऑफ द चेक के ऊपर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहा, देखो ये सेक्शन 139 पे बेस करके कि एक बार अगर चेक इशू हो जाए तब भले ही ड्रॉवर होल्डर को मना कर दे या बैंक को मना कर दे, स्टॉप पेमेंट करा दे, स्टिल he will not be precluded under a liability under section 138, मतलब he will be regarded liable under 138, उसके खिलाफ मुकदमा वैसे ही होगा जैसे डिसऑनर ऑफ चेक का होता है। टेक्निकली तो सेक्शन 138 में डिसऑनर ऑफ चेक का मुकदमा तब होता है जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता, इनसफिशिएंट, और चेक बाउंस हो जाता है। पर 139 में क्लियर बोला है कि इसके अलावा भी अगर स्टॉप पेमेंट कराया जाए तो भी ड्रॉवर की लायबिलिटी बरकरार रहेगी और 138 में उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो स्टॉप पेमेंट में भी वही लायबिलिटी होगी जो सेक्शन 138 में होती है, ठीक है। तो वही है। ये क्वेश्चन 11 है, ये जनरल क्लॉजेस का है, इजी क्वेश्चन है। जनरल क्लॉज में सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि एक एक्ट फोर्स में कब आता है, मतलब 2 चीज होती है, एक होती है एनैक्टमेंट डेट, एक होता है एनफोर्समेंट डेट। एनैक्टमेंट डेट मतलब वो एक्ट पार्लियामेंट में पास कब हुआ, प्रेसिडेंट का साइन कब पड़ा, और एनफोर्समेंट डेट मतलब वो देश पे लागू कब हुआ, करेक्ट। ओके, जीएसटी को ले लो, जीएसटी बन कब गया था, साइन भी कब हो गया था, पर इन्होंने एक डेट निकाला 1 जुलाई 2017, तब लागू हुआ था। तो इसमें नॉर्मली ज्ञान क्या होता है, पहले सेक्शन की बात सुनते हैं। सेक्शन बोलता है कि जनरली तो किसी लॉ में लिखा रहता है कि वो कब से फोर्स में आएगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो मान लीजिए कि जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तभी वो देश पे लागू हो जाएगा, या फिर आज़ादी के पहले, संविधान बनने के पहले जीजीसी 1950 में संविधान बना था 26 जनवरी 1950, उसके पहले प्रेसिडेंट नहीं होता था, जीजीसी होता था, गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये लोग जब साइन करेंगे मान लो उसी दिन देश पे लागू हो गया, ठीक है। हाउएवर अगर कोई नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अलग से आया है तो फिर वो माना जाएगा। हाउएवर अगर वहां पे एक लेटर डेट स्पेसिफाइड है, अगर कानून में एक लेटर डेट लिखा हुआ है कि इस दिन से लागू होगा देश पे, तो वो दे लिया जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, रेफरिंग टू जीसी एक्ट बताइए, an act of parliament which has not specifically mentioned a particular date, मतलब एक एक्ट बना पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट मतलब नया जो भारत, आज़ाद भारत, ये बताइए अगर उसमें कोई डेट नहीं लिखा, नॉर्मली डेट किस में होती है, सेक्शन नंबर 1 में, कि कब ये लागू होगा, और नहीं लिखा उसमें, तो क्या मानेंगे, एज पर सेक्शन 5 यू विल टेक इट एज द डेट व्हेन द प्रेसिडेंट हैज साइंड इट, या फिर अगर नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट आ चुका है कि इस दिन से लागू होगा तो वो लेना चाहिए। तो ये हो गया पहला आंसर। दूसरा, अब ये एक एग्जाम्पल है जो खुद इंस्टीट्यूट के बुक का है, सेबी आईसीडीआर 5th अमेंडमेंट रेगुलेशंस, ये इंस्टीट्यूट के बुक का एग्जाम्पल, इसीलिए मैंने अपने नोट्स का डाला है, देखो यहाँ पे, was issued by SEBI on a notification of 14 अगस्त with effect from 1 जनवरी 16, मतलब ये जो सेबी में अमेंडमेंट्स आए थे, ये अमेंडमेंट्स इशू हुए थे 14 अगस्त को, पर इसमें लिखा हुआ था कि ये देश पे लागू होगा 1 जनवरी 16 से।
तो जब लिखा हुआ है बात का डेट 1 जनवरी तो फिर 1 जनवरी, तो इट विल अप्लाई फ्रॉम 1 जनवरी 16। ये रहा, ये देख लो तुम, ठीक है। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, प्रियम्बल डज नॉट ओवरराइड। अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात है, 12 नंबर में बता देता हूं। इन बंदों को पूछना तो था कि भैया प्रियम्बल क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में एक टॉपिक आता है इंटरनल एड में, प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है ज्ञान बोलो। पर इन्होंने एक आर्ग्यूमेंट की तरह लिखा इसको और बोला आर्ग्यूमेंट करो। आप आंसर जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा आर्ग्यूमेंट तो किया ही नहीं, खाली प्रियम्बल के ऊपर जो कहानी थी वही इन्होंने जाननी थी, वही बता दिया गया। प्रियम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन। हर एक्ट के शुरू में या तो एक लॉन्ग टाइटल होता है या एक प्रियम्बल होता है जिसमें लॉ मेकर का इंटेंशन लिखा होता है। क्या प्रियम्बल लॉ के अंदर लिखे हुए सेक्शंस को ओवरराइड कर सकता है? नहीं। तो हमें इसमें कमेंट करने को बोला था, पर अंदर में आप देखो कोई आर्गुमेंट नहीं है, सीधा ये लिखा है कि प्रियम्बल में सॉप लिखा होता है, स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस बेटर देन द लॉन्ग टाइटल। उसमें बताया हुआ रहता है कि लॉ मेकर का क्या इंटेंशन था, क्यों आया ये कानून, ठीक है। प्रियम्बल को भी हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर इंटरप्रिटेशन। अब ये डायलॉग जो क्वेश्चन में था, प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो आर्ग्यूमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, बेसिकली खाली प्रियम्बल पे कहानी बतानी थी। ऑल्सो गिव सूटेबल एग्जाम्पल, तो बुक में भी वही एग्जाम्पल है हिंदू मैरिज एक्ट का, और यहाँ पे वही एग्जाम्पल इन्होंने लिखा, हिंदू मैरिज एक्ट वाला एग्जाम्पल, जहाँ पे प्रियम्बल के इस्तेमाल से इन्होंने सेक्शन को इंटरप्रेट किया था, ठीक है। ये एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल नहीं है कि देखो देखो प्रियम्बल तो फालतू सेक्शन जीतेगा, उल्टे ये एग्जाम्पल प्रियम्बल के फेवर में कि देखो प्रियम्बल से हम लोग सेक्शन को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट वाला वही एग्जाम्पल था। गुल्ली पुल्ली वर्सेस बंदारू, ये क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, बड़ा फैंसी नाम है, ओके। सो दिस कवर्स आवर एंटायर रिविजन टेस्ट पेपर। ये वीडियो हुआ 1 घंटा 12 मिनट का, और देख लो तुम्हारे सामने इतना बड़ा पूरा आरटीपी फुल डिस्कस्ड है, नोट्स आर है, आरटीपी डिस्कशन इज ओवर। वेरी सून आई विल बी टेकिंग इंटर ऑडिट का आरटीपी ऑल्सो, एंड फिर इंटर टैक्स का भी आएगा, ठीक है। थैंक यू।